नमस्कार, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम समाज का अर्थ और परिभाषा इस विषय में बातचीत करेंगे और आज का ये वीडियो समाजशास्त्र विषय के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे चैनल को सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूँ। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। सभी सामाजिक विज्ञानों में समाज शब्द का प्रयोग एक दूसरे से बहुत अलग अलग अर्थों में किया जाता है। सामान्य भाषा में जब हम समाज शब्द का उपयोग करते हैं तब उसका अर्थ समाजशास्त्रीय अर्थ से बहुत अलग, बहुत भिन्न होता है। साधारणतः समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह अथवा संगठन से लगाया जाता है। जब हम हिंदू समाज, ईसाई समाज अथवा मुस्लिम समाज जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तब यहाँ समाज से अभिप्राय व्यक्तियों के एक संगठन से होता है। कभी कभी भाषा और प्रजाति से संबंधित लोगों को, समान विशेषताओं अथवा समान व्यवसाय से संबंधित लोगों को भी एक समाज के रूप में स्पष्ट कर दिया जाता है। और इसी कारण अक्सर हम शिक्षक समाज, विद्यार्थी समाज, मजदूर समाज, दलित समाज जैसे शब्दों का साधारण अर्थों में प्रयोग कर लेते हैं। विभिन्न सामाजिक विज्ञानों में भी समाज का अर्थ एक दूसरे से भिन्न भिन्न रूप में देखने को मिलता है। उदाहरण के लिए राजनीति शास्त्र में समाज एक राजनीतिक समूह के रूप में स्पष्ट किया जाता है। अर्थशास्त्र में समाज का तात्पर्य कुछ विशेष तरह की आर्थिक क्रियाएं करने वाले लोगों के एक समूह से समझा जाता है। मानव शास्त्र में आदिवासी समूहों को, आदिवासी समुदायों को एक समाज के रूप में देखा जाता है, जबकि मनोविज्ञान में मानसिक अंतः क्रियाएं करने वाले लोगों को, जो उनका समूह है, उसको एक समाज के रूप में देखा जाता है। परंतु वास्तव में ये शब्द जो समाज का अर्थ लगाते हैं वह अवैज्ञानिक है। समाजशास्त्रीय दृष्टि में समाज का अर्थ बहुत अलग प्रकार का है और समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से समाज के ये सामान्य अर्थ उचित प्रतीत नहीं होते। समाजशास्त्र में समाज का तात्पर्य व्यक्तियों के किसी समूह अथवा संगठन से नहीं होता, बल्कि व्यक्तियों के बीच, व्यक्तियों के मध्य पाए जाने वाले संबंधों की व्यवस्था को समाज कहते हैं। समाजशास्त्र व्यक्तियों के मध्य जो आपसी संबंध पाए जाते हैं वह समाज के निर्माण का आधार होते हैं। व्यक्तियों का समूह केवल मिलकर, इकट्ठा होकर समाज का निर्माण नहीं करता, वह एक समूह है। परंतु जब व्यक्तियों के समूह के मध्य सामाजिक संबंध की स्थापना होती है तब वह समाज का निर्माण करते हैं। मैकाइवर और पेज की परिभाषा के अनुसार समाज रीतियों, कार्यविधियों, अधिकार और पारस्परिक सहायता, अनेक समूहों और उपविभागों, मानव व्यवहार के क्रियान्वयनों तथा स्वतंत्रता की एक व्यवस्था है। यह सामाजिक संबंधों का जाल है और सदैव परिवर्तित होता रहता है। इसके परिभाषा के अंतर्गत मैकाइवर और पेज ने समाज के संबंध में जो प्रमुख आधार हैं उनको स्पष्ट किया है और इस आधार पर मैकाइवर और पेज की यह परिभाषा समाज के संबंध में बहुत वैज्ञानिक परिभाषा मानी जाती है। मैकाइवर और पेज की इस वैज्ञानिक परिभाषा के माध्यम से सामाजिक संबंधों के आधार और उसमें परिवर्तन को समझा जा सकता है। जैसे रीति रिवाज। समाज एक ऐसी व्यवस्था है जो बहुत से रीति रिवाजों पर आधारित होती है और इन्हीं रीति रिवाजों के अनुसार अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण होता है। अधिकार और कर्तव्यों की एक व्यवस्था पाई जाती है। बच्चों का पालन पोषण, विवाह और अन्य प्रकार के सामाजिक आयोजन भी उसी प्रकार की रीति और रिवाज के अनुसार होते हैं। रीति रिवाजों की भिन्नता के कारण ही एक समाज की प्रकृति दूसरे समाज से भिन्न देखने में आती है। कार्यप्रणालियां। कार्यप्रणालियों को हम व्यवहार के नियम अथवा संस्था कहते हैं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ किस तरह के संबंध स्थापित करेगा, इसका निर्धारण कुछ विशेष कार्यप्रणालियों के द्वारा होता है। कार्यप्रणाली के आधार पर व्यक्ति विभिन्न अवसरों पर विभिन्न व्यक्तियों के साथ कुछ विशेष प्रकार के संबंधों की स्थापना करता है।
अधिकार सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने के लिए अधिकार व्यवस्था पाई जाती है। सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित बनाए रखने में अधिकार व्यवस्था का एक विशेष प्रकार का योगदान होता है। समाज में सभी व्यक्तियों को समान प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते। राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक जैसे सभी क्षेत्रों में कुछ व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में अधिक अधिकार प्राप्त होते हैं। हम में से प्रत्येक व्यक्ति को एक समय और एक स्थिति विशेष में जो अधिकार प्राप्त होते हैं, हम उनके अनुसार ही दूसरे व्यक्तियों के साथ सामाजिक संबंधों को स्थापित करते हैं और यह आवश्यक भी होता है। यह अधिकार व्यवस्था ही व्यक्तियों को एक नियमानुसार, एक नियमबद्ध ढंग से अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है, शिक्षा देती है। पारस्परिक सहयोग यह समाज का एक महत्वपूर्ण आधार है। कोई भी व्यक्ति और कोई भी समाज सहयोग के बिना अपनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता। यह सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है, परंतु यह प्रत्यक्ष सहयोग हो या अप्रत्यक्ष सहयोग हो, मनुष्य का सामाजिक जीवन व्यवस्थित बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सामाजिक विभाग। समाज का निर्माण अनेक विभागों और उपविभागों से होता है। राज्य, नगर, गांव, पड़ोस, विद्यालय, परिवार, नातेदारी समूह आदि इसी तरह के विभिन्न विभाग हैं। इनमें से प्रत्येक विभाग की सदस्यता से कुछ विशेष प्रकार के सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। मानव व्यवहार का नियंत्रक, मानव व्यवहार पर नियंत्रण। समाज व्यक्तियों के व्यवहारों पर अनेक प्रकार के अभिकरणों और साधनों के माध्यम से नियंत्रण रखता है। कोई भी व्यक्ति मनमाने ढंग से सामाजिक संबंधों की स्थापना नहीं कर सकता। हमारा प्रत्येक प्रकार का व्यवहार राज्य के कुछ कानूनों, अनुशासन के नियमों, धार्मिक कर्तव्यों, नैतिक नियमों, प्रथाओं, परंपराओं अथवा रूढ़ि के माध्यम से प्रभावित होता है, संचालित होता है। समय की आवश्यकता के अनुसार व्यवहारों पर नियंत्रण रखने वाले इन अभिकरणों की प्रकृति भी जैसे जैसे बदलती जाती है, वैसे वैसे समाज के स्वरूप में भी परिवर्तन देखने में आता है। स्वतंत्रता। सामाजिक व्यवस्था के नियंत्रण के साथ साथ यह भी आवश्यक है कि स्वतंत्रता भी उपलब्ध हो। स्वतंत्रता का अर्थ मनमाने ढंग से व्यवहार करना नहीं होता, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अपने अधिकारों के प्रति सजग रहते हुए दूसरों के साथ सामाजिक संबंधों की स्थापना करना, संबंध स्थापित करना और दूसरे के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना। विचारों की स्वतंत्रता के बिना हमारे संबंध कभी भी व्यवस्थित नहीं रह सकते। सामाजिक नियंत्रण और स्वतंत्रता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। समाज के ये सभी आधार समय की मांग के अनुसार बदलते रहते हैं और यही कारण है कि ऐसा कहा जाता है कि समाज एक जटिल और परिवर्तनशील व्यवस्था है। मैकइवर और पेज की इस परिभाषा के अतिरिक्त समाज की कुछ अन्य परिभाषाओं की भी हम चर्चा करेंगे। र्यूटर के अनुसार समाज एक अमूर्त धारणा है जो समूह के सदस्यों के बीच पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों की संपूर्णता का बोध कराती है। इससे स्पष्ट होता है कि संबंधों की समग्रता से जिस अमूर्त व्यवस्था का निर्माण होता है उसे हम समाज कहते हैं। समाज एक अमूर्त व्यवस्था है जिसे देखा नहीं जा सकता। पार्सन्स के शब्दों में समाज को उन मानवीय संबंधों की जटिलता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो साधन और साध्य के रूप में की गई क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं, चाहे वे यथार्थ हों अथवा प्रतीकात्मक। इस प्रकार पार्सन्स ने यह स्पष्ट किया है कि समाज का निर्माण केवल उन्हीं संबंधों के द्वारा होता है जो किसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होते हैं। क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि क्रिया का तात्पर्य केवल उन्हीं कार्यों से है जो किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के साधन के रूप में किए जाते हैं। इस प्रकार चाहे कोई भी क्रिया हो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, उसका रूप चाहे प्रतीकात्मक हो, उन सबका उद्देश्य सामाजिक संबंधों की स्थापना होता है और उन्हीं से समाज का निर्माण होता है। समाज की इन परिभाषाओं से तीन प्रमुख बातें स्पष्ट होती हैं, तीन प्रमुख तथ्य स्पष्ट होते हैं।
पहला है समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। दूसरा, समाज का निर्माण करने वाले सामाजिक संबंध सांस्कृतिक नियमों से बंधे हुए रहते हैं। और तीसरा, समाज व्यक्तियों का एकीकरण मात्र नहीं है। समाज का निर्माण सामाजिक संबंधों से होता है। सामाजिक संबंध क्योंकि अमूर्त होते हैं, जटिल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, इसलिए समाज को भी एक अमूर्त, जटिल और परिवर्तनशील व्यवस्था कहा जाता है। समाज का निर्माण करने वाले जो सामाजिक संबंध हैं वह सांस्कृतिक नियमों से बंधे हुए होते हैं। और यही कारण है कि समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक अर्थ के अनुसार समाज का जो अंतर है, समाज को जो अंतर है, उससे संबंधित इकाइयों की भूमिका से बनने वाली जो संरचना है अथवा व्यवस्था है, उसके रूप में भी स्पष्ट किया जा सकता है। समाज व्यक्तियों का एकीकरण मात्र नहीं है। समाज में व्यक्तियों का महत्व केवल इसी अर्थ में है कि व्यक्तियों के द्वारा ही सामाजिक संबंधों की स्थापना की जाती है। स्वयं व्यक्तियों के एकत्रीकरण को समाज नहीं कहा जा सकता। जब व्यक्तियों के एकत्र होने के पश्चात उनके मध्य संबंधों की स्थापना होती है, सामाजिक संबंधों की स्थापना होती है, तभी समाज का निर्माण होता है। मेरा विश्वास है कि समाज के अर्थ और परिभाषा से संबंधित ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं पुनः सब्सक्राइब करने का अनुरोध करता हूं। आप जानते हैं कि मेरे इस YouTube चैनल पर समाजशास्त्र विषय के अतिरिक्त पारिवारिक, सामाजिक और राष्ट्रीय महत्व के, शैक्षणिक महत्व के और प्रेरणात्मक प्रसंग के वीडियो देखने में आते हैं। आपका बहुत धन्यवाद।